नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 विज्ञान के पाठ 10 जिसका नाम है फसल उत्पादन का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो यदि आप कक्षा 8 के किसी भी चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ आप किसी भी चैप्टर को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को शुरू करता हूँ। यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। सही विकल्प का चुनाव करना है, जिसमें से पहला है निम्नलिखित में रबी की फसल है। निम्नलिखित में रबी की फसल है। आपके समझ 4 विकल्प है, धान, मक्का, मूंगफली और गेहूं। तो रबी की फसल होती है दोस्तों गेहूं, तो इसमें विकल्प हमारा 10 सही हो जाएगा, गेहूं। रबी की फसल क्या है? गेहूं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। विकल्प में देखिए, यूरिया है, कंपोस्ट है, मेटाक्लोर है और अमोनियम फास्फेट है। तो यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा मेटाक्लोर। मेटाक्लोर क्या है? खरपतवार नाशी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यूरिया उर्वरक है। यूरिया उर्वरक है। विकल्प इसमें है नाइट्रोजनी, स्फुरी, पोटेशिक संयुक्त। तो यूरिया हमारा नाइट्रोजनी उर्वरक है, तो विकल्प ऐसा ही हो जाएगा। यूरिया हमारा कैसा उर्वरक है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसके बाद नंबर घ पे आ जाते हैं, साहीवाल है। साहीवाल क्या है? देखिए विकल्प है हमारा गाय, भैंस, मछली, मुर्गी। तो साहीवाल एक नस्ल होती है जो कि किसकी होती है? गाय की होती है। तो विकल्प हमारा सही होता है। तो साहीवाल क्या है? एक गाय है। गाय की क्या है? नस्ल है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, पहला है आपका, उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे कहलाते हैं। उगाए जाने वाले एक ही किस्म के जो पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। फसल। उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आगे देख लीजिए है, तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए मिट्टी उपयुक्त है। तो इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसमें भरेंगे हम बलुई मिट्टी। अर्थात तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र है। बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र, तो इसमें भरना है, तो हमारा हो जाएगा डिबलर हो जाएगा, तथा बीज बेधक भर देंगे। तो बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? डिबलर तथा बीज बेधक। अगला देख लीजिए, सोनालिका की उन्नत किस्म है जो संस्करण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए संकरण है, यह संकरण थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ देख लीजिएगा। सोनालिका की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? गेहूँ भरा जाएगा। अर्थात सोनालिका गेहूं की क्या है? उन्नत किस्म है। अब आइए अगला देखते हैं, काटला रोहू जल में पाई जाने वाली मछली है। कैसे जल में? तो हो जाएगा लवणीय हो जाएगा। अर्थात जिसमें लवण न हो। का अर्थ हो जाएगा नहीं, और लवणी मतलब लवण, अर्थात जिसमें लवण न हो। तो काटला रेहू अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछली है। अब आते हैं आगे देखिए, हमको मिलान वाला प्रश्न मिल रहा है। तीसरा, सही जोड़े बनाइए। तो एक स्तंभ क है और स्तंभ ख है, जिनको हमको मिलाना है। स्तंभ क से स्तंभ ख का हमको मिलान करना है। तो यहाँ देख लीजिए, स्तंभ क में है डिबलर, साइलो, साहीवाल, सालमान, व्हाइट लेग, हार्न, शार्क है। स्तंभ क में है भंडारण की विधि, मछली की नस्ल, बुआई की विधि, गाय के किस्म, विटामिन ए और डी का स्रोत, मुर्गी की नस्ल। तो इसमें देखिए डिबलर हमारा क्या है? बुआई की विधि से मिला देंगे। डिबलर को मिला देंगे स से
बुआई की विधि। इसके बाद आते हैं साइलो। साइलो क्या है? साइलो को मिला देंगे भंडारण की विधि। साइलो क्या है? भंडारण की विधि हो जाएगी। साहिवाल पे आ जाएंगे। साहिवाल क्या है? गाय की किस्म है, तो हम साहिवाल को गाय की किस्म से मिला देंगे। इसके बाद आते हैं सालमान। सालमान क्या है? ये मछली की नस्ल हो जाएगी, मछली की नस्ल हो जाएगी। इसके बाद वाइट लेग हार्न। वाइट लेग हार्न को मिला देंगे किससे? मुर्गी की नस्ल से। और इसके बाद सार्क को मिला देंगे, यह से विटामिन ए और डी का स्रोत। सार्क क्या है? विटामिन ए और डी का स्रोत है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 4 में कई प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है? बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में अंतर लिखना है। तो पहले आंसर में देख लीजिए बलुई मिट्टी क्या है और फिर हम चिकनी मिट्टी को देखते हैं। तो बलुई मिट्टी क्या है? जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। अर्थात जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होगी उसको क्या कहेंगे? बलुई मिट्टी कहेंगे। अब आते हैं चिकनी मिट्टी पे। तो चिकनी मिट्टी क्या होती है? यहाँ देखिए, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। अर्थात चिकनी मिट्टी में बालू की मात्रा कम होगी और मिट्टी के जो कण होंगे वह बहुत ही छोटे छोटे होंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो इसका आंसर देखिए, खरीफ फसलें। जून से अक्टूबर के बीच में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है? देख लीजिए, मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोई जाती है। तो आंसर एक बार फिर देखिए, खरीफ फसलें जिसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोई जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बुआई के लिए बीज बेधक का क्या महत्व है? बुआई के लिए बीज बेधक का क्या महत्व है? तो इसका आंसर देखिए, बीज बेधक का प्रयोग बीज को गहराई में बोए जाने के लिए होता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति नहीं होती है। तो अर्थात बीज बेधक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा यंत्र है। अब इससे बीज के बीच की दूरी जो होगी वह भी समान होगी और बीज गहराई में बोने से पक्षियों के द्वारा नुकसान भी नहीं उठाना होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फसल चक्रण से क्या समझते हैं? फसल चक्रण से तो आंसर देखिए, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होना अति आवश्यक है। लगातार एक ही फसल बोने से भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे ही क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। तो फसल चक्रण आप समझ गए होंगे कि लगातार एक ही तरीके का फसल नहीं लगाना चाहिए, उसमें अंतराल में कुछ दूसरी फसल अर्थात विकल्पी फसल को लगाना चाहिए, जिससे कि भूमि की उर्वरा क्षमता क्या रहे? बरकरार रहे। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अर्थात हरित क्रांति के द्वारा फसल उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? गाय और भैंस की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए आंसर देखिए, गाय की जो उन्नत किस्म है, पहला साहिवाल हो जाएगा और दूसरा होल्स्टीन। और भैंस की क्या है? नंबर 1 मुर्रा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मेहसाना। आगे आते हैं, छठा प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है? उष्मायन काल किसे कहते हैं? उष्मायन काल किसे कहते हैं? आंसर देखिए, मुर्गी अंडे पर बैठकर 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडों की नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अंडों की गुणवत्ता
की जांच कैसे करेंगे? अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए, क्या यह तैरते रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं? जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तथा जो तैरते रहते हैं वे खराब अंडे हैं, वे खराब अंडे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन करना है, तो इसका आंसर देख लीजिए। कुक्कुट आहार, कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़, चूना, पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। आगे देखिए, नाइट्रोजन चक्र क्या है, इसे चित्र से समझाइए। आंसर देख लीजिए। वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में पौधों द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचती है। पौधों तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। अर्थात वायु से शुरू हुई और पुनः वायु में मिल गई। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसका चित्र आप लोग किताब से देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, फसल की कटाई के लिए प्रयोग होने वाले हंसिया का चित्र बनाइए। तो देखिए, हंसिया दो प्रकार का होता है। यह एक साधारण हंसिया है, साधारण हंसिया होता है, सब्जी काटने के लिए इसका प्रयोग होता है। और दूसरा देखिए, फसल काटने के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा हंसिया हमारा है दांतेदार। दांतेदार हंसिया में देखिए इसे दांती बनी रहती है। यह आप गेहूं की कटाई, धान की कटाई, बाजरे की कटाई आदि में इसका उपयोग होता है। आगे देख लीजिए, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। आंसर देखिए, फसलों को चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से सुरक्षित रखने के लिए भंडारण जरूरी है। भंडारण के लिए धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे यूजफुल वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। यदि आप कक्षा 8 के किसी और चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।